नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। लास्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेकर आए थे, पार्ट फर्स्ट। आज पार्ट सेकंड है, लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड की है आप लोगों के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़े थे बीएससी के लिए, वो हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, जो बच्चे बीएससी पढ़ रहे हैं उनको फायदा है और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा है, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। डिटेल से मतलब सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उनको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे मतलब क्वेश्चन जो आए हुए हैं इनके डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो जो पार्ट जैसे से आता जाएगा वैसे से हम क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे। ठीक है, एक साथ नहीं करा रहे, उल्टा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा वो हम क्वेश्चन करा के देंगे आपको, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन आया हुआ हो या सेकंड ग्रेड का आया हो। तो इससे क्या है कि आपको दोनों तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो बीएससी में पढ़ना है वही आगे कॉम्पिटिशन में काम आएगा। जिसको बीएससी में पढ़ना है वो बीएससी के हिसाब से पढ़े, और जिसको कॉम्पिटिशन के साथ पढ़ना है वो वैसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज बहुत बढ़िया रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, अवकल समीकरण के हल। अवकल समीकरण है ना, उसके हम हलों की बात करते हैं। हल का मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यानी कि जैसे आपके पास कोई समीकरण होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है, और इसका हल हम निकालते हैं तो हम कहते हैं कि x के ऐसे मान बता दो हमें, जैसे हम रख दिया -2 -3। हमने ऐसे हल इसके मान बता दो x के, जो इसमें रखने के बाद सॉल्व करने पर 0 बना दे। ठीक है, इस पूरे समीकरण को 0 बना दे। ये क्या है? इसके सॉल्यूशन है, इसके हल है, जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो ऐसे ही हमारे पास अवकल समीकरण के भी हल होते हैं, जिससे वो समीकरण संतुष्ट हो जाए। ठीक है, अवकल समीकरण कैसी होती है आपको पता ही है। तो मान लो लेके चलते हैं dy/dx प्लस sin x बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण है, अवकल समीकरण है। अब इसका मुझे हल चाहिए। हल चाहिए इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे y का मान चाहिए, जिसको मैं x के सापेक्ष, x जो है चर, इसके सापेक्ष उसका मैं सॉल्यूशन निकालूं, अवकलन करूं, और उसमें sin x को जोड़ूं तो मुझे क्या मिले? 0 मिल जाए। इस तरह देखा जाए तो dy/dx का मान क्या होना चाहिए? माइनस के sin x होना चाहिए कि नहीं? देखो यहां पर dy/dx का मान निकालने के क्या करूंगा मैं sin x को बाहर ले जाऊंगा, माइनस के sin x हो जाएगा। ठीक है, और मैं कर देता हूं इसका समाकल। ठीक है, तो समाकल करता हूं तो dy बराबर माइनस के sin x और dx। ठीक है, समाकल करता हूं तो यहां आ जाएगा y, और sin x का हो जाएगा cos x। हो जाएगा sin x का मान क्या हो जाएगा? cos x। किसका cos x? माइनस का, और ऑलरेडी बाहर माइनस का है तो हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, y बराबर cos x, और समाकल में क्या लगता है? c लगता है, और c लगा देंगे कांस्टेंट। इसको y बराबर cos x प्लस c को मैं यहां पे रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस के sin x, और ये पूरी वैल्यू माइनस के sin x हो जाएगी, प्लस का sin x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण यानी कि y बराबर जो cos x है वो इस अवकल समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है ना, अगर संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका एक हल है। ठीक है, और आगे बात, अब हम पढ़ेंगे हल के प्रकार, हल के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हल के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हल के कितने प्रकार के होते हैं? तो हल होते हैं 3 प्रकार के। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हल का मतलब है y का ऐसा मान जिसका मैं अवकलन करूं, या हो सकता है कि d2y/dx² हो, यानी कि और कोई अवकल समीकरण हो, तो उसमें भी वही सेम सिस्टम रहेगा कि सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0 हो जाए, या जो भी बगल में दे रखी है वो हो जाए, इसको संतुष्ट कर दे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला टाइप्स आता है सॉल्यूशन का, और वो आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल। अब आप कहें सर व्यापक हल का मतलब, तो ये बता रहा हूं मैं आपको व्यापक हल, टेंशन नहीं लेने का। व्यापक हल ऐसा हल जिसमें जो सी क्या है, सी क्या है हमारे पास? स्वेच्छ अचर है। ठीक है,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हम कहते हैं इंग्लिश में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आप कौन सा लिए अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्यों आप खाली अचर क्यों नहीं बोल देते? तो भाई हमने आपको कहा था कि शेष अचर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे c की जगह पर अपने हिसाब से log c ले सकते हो, c स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है, tan c, tan इनवर्स c। समझ में आ रही बात? ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे हमारे पास वैल्यू सेट हो जाए। मान लो जैसे यहाँ पे log y है, ठीक है, आपने log x स्क्वायर दे रखा है, तो आप प्लस c की जगह यहाँ पे log c ले लो, जिससे क्या हो जाएगा, सारे सारे log हट जाएंगे ना, आपको वैल्यू सही बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, log कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर इंटू सी, ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से log हटा दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। तो ये फायदा हुआ अगर यहाँ पे log c लेने का। अगर यहाँ पे ओनली c लेते तो ये क्या होता, ऐसा log के साथ नहीं बन पाता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि स्वेच्छ अचरों की संख्या, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है उसका ऑर्डर, और जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी संख्या अगर बराबर है, जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर का है, यहाँ पर भी कितने हैं, एक ही स्वेच्छ अचर है, दोनों बराबर हैं, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है उसे हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अगर जैसे यही सवाल ले लो, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है y बराबर cos x प्लस c, ये इस समीकरण का क्या है, व्यापक हल है, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। सेकंड नंबर है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और हिंदी में बात करूं तो विशिष्ट हल। अब क्या होता है कि आपके पास इन सी जो कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, देखो यहाँ पे मान लो दो द्वितीय कोटि होता, जैसे मान लो ये d2y अपॉन डी स्क्वायर होता प्लस dy अपॉन dx प्लस कोई भी अचर x स्क्वायर कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें आंसर में दो स्वेच्छ अचर आते ना, तो उस कंडीशन में भी ये व्यापक हल ही बनता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दो कोटि है तो दो स्वेच्छ अचर नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब हम गलती कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो C1 है, मान लो 2 है तो C1 पर C2 लिखा जाएगा, 3 है तो C1 C2 C3 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इनकी जो संख्या है या इनके जो मान है वो हम अपने तरफ से कुछ भी जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से निकाल ले, ये C1 C2 ना रहे, इनकी जगह पर कोई वैल्यू आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर हमारे पास, जैसे मैं इसी बात ले लेता हूं कि y बराबर cos x प्लस c है और मुझे ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है जैसे कि x बराबर 0 पर y बराबर 1, ठीक है, ऐसी कंडीशन मुझे दे रखी है, तो मैं यहां रख देता हूं y का मान 1 cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो c का मान कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं, 1 से 1 कट कैंसिल हो गया, c बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये मान कैसे आया है, ये स्पेशल कंडीशन करने पर आया है, लेकिन कांस्टेंट जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू आ गई ना। अब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, अभी क्या बन जाएगा, विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे y बराबर cos x और c का मान 0 है तो 0 बस, अब सॉल्यूशन क्या बन गया, y इक्वल टू cos x बन गया, क्लियर। एक तीसरी टाइप का सॉल्यूशन होता है, वही पढ़ेंगे हम। तीसरी टाइप का सॉल्यूशन होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, विचित्र हल।
इसी टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं विचित्र हल। और ये हो गया हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल क्या कहता है? ये कहता है हमसे कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा हल जिसमें हम मान रखें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, जिसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के मान रखें, तब भी हमें ये ना तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे, ना ही ये किसी प्रकार का जनरल सॉल्यूशन बने। ठीक है, एक अलग ही तरह का समीकरण हमको मिले। ठीक है, ऐसा हल जिसमें व्यापक व विशिष्ट हल प्राप्त ना हो। ठीक है, मतलब क्या है कि जनरल सॉल्यूशन तो मिलेगा स्टार्टिंग में, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, उसमें आप पर्टिकुलर वैल्यू रख रहे हो, तब भी ये सॉल्यूशन सेट नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे इसमें पूरा एक चैप्टर विचित्र हल का। ठीक है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? विचित्र हल कहेंगे। लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है पूरा का पूरा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, मुझे पता है समझ में आ रहा होगा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इनके हमें अवकल समीकरण निकालने, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, फाइंड अवकल समीकरण। ठीक है, उल्टा काम करना है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। ऐसा भी आपको एक सवाल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, हम जो हमारी तैयारी है वो सेकंड ग्रेड के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो मोटो है, वो है सेकंड ग्रेड की तैयारी करना। अब आप तो सोचोगे सर जी एग्जाम कब होंगे, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, सेकंड ग्रेड का जो आंसर की वगैरह आ रही है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उनको सब पता ही है। लेकिन मैं आपसे बात कहूंगा कि तैयारी तब नहीं की जाती जब वैकेंसी आती है, तैयारी तब की जाती है जब वैकेंसी नहीं होती है। क्योंकि आज अगर आप तैयारी करोगे ना, तो जब अगले साल ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी आने में भी टाइम लगेगा, अभी तो इसकी वैकेंसी पूरी होंगी, उसके बाद ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन हो सकता है। उस टाइम आप लोग जो आप आज पढ़ रहे हो वही बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 5-10 लाख वैकेंसी आएंगी कि जो बच्चा ये फॉर्म भरेगा उसका हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल होता तो दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तैयारी शुरू करो, फिर बाद भी कर लो, तो पता है भाई एग्जाम देने जाना है, बस चाहे नंबर कितने भी आए होगी तो पक्की है हमारी। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको पता ही है। तो इसीलिए आपसे ये कहूंगा कि तैयारी शुरू कर लो अभी से। मैथ्स है, कोई हलवा तो है नहीं कि आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, मतलब काम आपका हो जाएगा, आप तैयारी एक दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में हो जाएगी। पूरे 7-8 साल की का जो सिलेबस है वो आपको करना होता है 6 महीने से साल भर के बीच में। वो अभी टाइम है आपके पास, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या करना है हमें। अब अवकल समीकरण में निकालना है, तो हमें ये देखा कि भाई y है x² + bx है, तो a और b इन दोनों को हमें यहां से हटाना है। ठीक है, a को भी हटाना है और b को भी हटाना है। इन दोनों अक्षरों को हटाने के बाद जो समीकरण आएगी वही हमारी क्या होगी? अवकल समीकरण होगी। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास हम क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाता है dy/dx। ठीक है, 2ax + b। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करना है, अब यहां से अभी तो a का मान ही मिला है, b का मान नहीं मिला है, मतलब अभी हमें और समीकरण करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा से। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये जाएगा d2y/dx² =
2a और b का हो जाएगा 0। ठीक है, आप सोचे सर दो बार अवकलन कब करना है, एक बार कब करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि अगर ये समीकरण एक व्यापक हल है और दिया भी हुआ भी है कि व्यापक हल है, तो आपको पता है कि जितने भी कांस्टेंट होंगे उतने ही कोटि का आपका समीकरण आएगा। इसमें दो कांस्टेंट है तो दो ऑर्डर का तो आएगा ही आएगा, तो कम से कम दो बार तो आप करोगे अवकलन। ठीक है, दो बार अवकलन करोगे तो इसलिए मतलब हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका दो बार करना है। अब ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि आप आंसर निकालने के लिए जबरदस्ती दो बार कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दो अचर नहीं है फिर भी आप दो बार अवकलन कर रहे हो तो आप आंसर गलत हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना कि दो अचर हैं इसलिए दो बार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ही अचर है, एक ही कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर देखो एक ही कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक ही है, ए भी अंदर भी है बाहर भी है। ठीक है, तो आपको एक बार ही करना है और कैसे ना कैसे करके उस ए को गायब करना है। तो ये दो बार करोगे तो सकता है जल्दी गायब हो जाए, आप सोचोगे हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a आ गया। अब हमें a का मान निकालना है, आपको पता ही है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d2y/d2 और डिवाइड बाय 2, यानी कि साथ में लिख देता हूं a = 1/2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 डालता हूं, इसको 2 इसको और 3 इसको। ठीक है, 3 से a का मान उठाता हूं, यहां पे रख देता हूं, मुझे किसका मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 से a का मान 2 में रखने पर, क्लियर, तो रख देते हैं भाई dy/dx इक्वल टू 2a, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 या 2a का पूरा पूरा मान रख देता हूं। ठीक है, 2a का मान क्या देता हूं मैं, d2y/dx², साथ में x प्लस b, तो b का मान क्या आ जाएगा, dy/dx माइनस d2y/dx²। ठीक है, ये आ गया b का मान। अब इस b का मान को उठा के रख दो कहां पे, समीकरण नंबर 1 में, a का मान उठा के रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर a में b के मान रखने पर, ठीक है, तो मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर a की वैल्यू कितनी है 1/2 d2y/dx² प्लस और इंटू में x² प्लस b की वैल्यू क्या है dy/dx माइनस d2y/dx² और साथ में x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या है, देखो d2y/dx² है, तो ऐसा ले लो, मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा, d2y/dx² में ऐसा दे लो आप, क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का x और यहाँ से आएगा 1/2 x², तो x²/2 माइनस के x, ये आ जाएगा ना, और प्लस x dy/dx और माइनस के y बराबर 0। ये बन गई आपकी अवकल समीकरण। चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस 2x/2, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात का सॉल्यूशन होता है हमारा। लेकिन ये समीकरण जो बनी है ये अवकल समीकरण बन गई है इस वाले हल की, यानी कि इसका हल निकालेंगे तो ये आएगा और इसी अवकल समीकरण निकालेंगे तो ये आएगी। बात समझ में आई है, कैसे करना है, a और b को गायब करना है। ठीक है, एलिमिनेट करना है किसको, a और b को, तो इसको उतार लीजिए, मुझे बताओ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे काम करना है 2y dy/dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और 4ax है, तो 4ax का हो जाएगा 4a प्लस 4a² का हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से a हटा नहीं है ना, ये नहीं दोबारा से कर दो, जैसे यहाँ पे मुझे y dy/dx तो मिल रहा है, जैसे 2 का भाग देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 2a, क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बार और अवकलन करूं और इससे यहाँ से a हटा दूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा और a का मान उठाए रखना पड़ेगा ऊपर, बस इतना तो काम करना है। ठीक है,
ए बराबर कितना हो जाएगा y/2 dy/dx। तो यहां से अगर आप दोबारा प्लस करते हो तो ए तो ऐसे गायब हो जाएगा, तो ये हमें काम करना नहीं, क्योंकि वहां पर ए क्या है, सिंगल कांस्टेंट है, और सिंगल कांस्टेंट इसका मतलब अपर समीकरण में भी ए की कोटि का और ए की ऑर्डर का जो समीकरण बनेगा, है ना। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, ए का मान ये रहा, y/2 dy/dx x प्लस y/2 dy/dx, ठीक है। तो 2 2 या 4, 2y x की मल्टीप्लाई कर दो तो 2xy dy/dx प्लस बाहर मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर, क्लियर। बस इसको सब इधर ले आओ, तो जाएगा y स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx माइनस y, सॉरी प्लस y, हाँ ये प्लस का रहेगा, ये आगे माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर 0, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। कितना इजी है देखो, मतलब दिमाग में अगर 2 मिनट में काम हो तो हो जाएगा, वरना आप दोबारा सब अपन करोगे वो जल्दी होगा लेकिन आंसर गलत होगा वो, ठीक है, वो आंसर गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सवाल है हमारे पास जो आरपीएससी फर्स्ट के 2013 में आया हुआ है, और उसमें y बराबर a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, जहाँ a और b क्या है, प्राचल है, इसको निरूपित करने वाला एक समीकरण हमें बताना है, ठीक है। बीएससी करने वाले बच्चों के लिए सवाल है ऐसा, क्योंकि सवाल तो आया तो बुक में से ही है, लेकिन आया गया है एग्जाम में, तो दोनों बच्चों के लिए ये है। हाँ, उनको मैं आपको ट्रिक से बता सकता हूँ कि सवाल कैसे सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या करते हैं कि y बराबर a cos ओमेगा टी और b sin ओमेगा टी के लिए हम कितने दे रखे हैं अक्षर, a और b 2 दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, t के सापेक्ष करना है अपलन, तो dy/dt, ठीक है, यानी कि y डैश a sin ओमेगा टी, किसका, माइनस का, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा आगे, तो माइनस का a ओमेगा हो जाएगा। ऐसे b में भी क्या आ जाएगा, प्लस b ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से करते हैं, ये 2 है हमारे पास, तो d2y/dc², ये हो जाएगा प्लस ओमेगा, फिर आ जाएगा आगे a ओमेगा स्क्वायर, साइन का होता है cos ओमेगा टी और cos होता है साइन, तो माइनस के साइन ओमेगा टी, है ना भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे काम हो गया। अब माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी आ जाता है कॉमन, क्या होता है a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, और ये वैल्यू होती है किसके बराबर है, y के बराबर है, क्या जाता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है, सिंपल सा है। और इसका मतलब क्या होता है y डबल डैश, तो y डबल डैश बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर y, यानी कि y डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर y बराबर 0। अब यहाँ पे जल्दबाजी में क्या होता है कि माइनस का साइन देखते हैं आप फटाफट ये आंसर लगा देते हैं, और ऐसा आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये उधर आके प्लस का है, ये इक्वल के उधर होता तो माइनस का था, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन है। अब ये इसको जल्दी करने का तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करने की बजाय मन में हो जाए आपसे, ओमेगा आगे आएगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, या फिर ओमेगा आगे स्क्वायर बन जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, देखो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पेन चलाना ही पड़ेगा, ऐसी बात तो है नहीं, बाकी जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको इतना ही करना है, करके देखना है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला पार्ट लेंगे, अगला और क्वेश्चन लेंगे इसके, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और इससे आगे वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज इतना रखते हैं, थैंक यू।